हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष एवं विशेषण, प्रायवाची शब्द हो गए, आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। आज इसी पे बेस क्या आपके साथ क्वेश्चन आंसर की सीरीज डिस्कस की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा क्लास जो है आपको लेट से प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ अतिथि आ गए थे, अर्थात आगंतुक आ गए थे, या मेहमान कह लीजिए, मेहमान आए थे, इसलिए आपको क्लास थोड़ा लेट प्रोवाइड की जाएगी। तो मेहमान, आगंतुक हो गए, अतिथि हो गए, ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो अतिथि के प्रायवाची हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा किस पर? तो विलोम पर क्वेश्चन। किस पर? विलोम पर क्वेश्चन आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गगनचुंबी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो गगनचुंबी, गगनचुंबी का तात्पर्य क्या होता है? गगन अर्थात आकाश, आकाश को चूमने वाला, तो क्या है? गगनचुंबी। गगनचुंबी का जो विलोम होता है तल स्पर्शी। तो तल स्पर्शी किसका विलोम है? तो गगनचुंबी का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म आपको बताना है। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनरित का विलोम रित होता है। अनरित का विलोम क्या है? रित है। और मुक्त का विलोम ध्यान रखिएगा बंधन होता है। मुक्त का विलोम क्या है? बंधन है अथवा ग्रस्त है। मुक्त का विलोम बंधन हो गया, ग्रस्त हो गया। तो ये किसका विलोम है? मुक्त का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म, आपको अशुद्ध युग्म बताना है। ऑप्शन ए है अनंत असीम, ऑप्शन बी कुशल आकुशल, ऑप्शन सी अधर्म धर्म, ऑप्शन डी जड़ चेतन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा, अनंत जो है, अनंत का अंत होता है। क्या? अनंत का अंत क्या? इसका विलोम होता है। अनंत जिसका अंत ना हो वही अनंत है। और अंत क्या है आप जानते हैं। तो अनंत का विलोम क्या है? अंत है। जबकि जो ये असीम है, असीम ध्यान रखिएगा, यह ससीम का विलोम। असीम का विलोम क्या होता है? ससीम। क्या होता है? असीम का विलोम ससीम होता है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? आपने सीखा कि अधर्म का विलोम धर्म, कुशल का विलोम आकुशल, जड़ का विलोम चेतन होता है। जबकि अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। और असीम का जो विलोम होता है ससीम होता है। असीम का विलोम क्या है? ससीम। और ध्यान रखिएगा, ससीम का जो अर्थ होता है सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। ससीम का अर्थ सीमित होता है और असीम का अर्थ ध्यान रखिएगा असीमित। तो यहाँ आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि ससीम किसका विलोम है? तो असीम का विलोम ससीम होता है। और ससीम का जो अर्थ होता है सीमित होता है, जबकि असीम का अर्थ क्या है? असीमित। क्या होता है? असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से आपको शुद्ध युग्म बताना है। तो ऑप्शन ए है विराग चिराग, ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त, ऑप्शन सी सरस अरस, ऑप्शन डी अर्वाचीन समीचीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। संयुक्त का जो विलोम वियुक्त होता है। बात करें अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। प्राचीन का तात्पर्य पुराना होता है। अर्वाचीन का तात्पर्य नवीन होता है। नवीन, नया, नवीन। तो प्राचीन का अर्थ क्या है? प्राचीन का अर्थ पुराना है, जबकि अर्वाचीन का अर्थ नवीन होता है। तो अर्वाचीन का जो विलोम क्या है? प्राचीन। विराग, विराग का जो विलोम है ध्यान रखिएगा, विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग। विराग का विलोम अनुराग अथवा राग होता है। सरस का विलोम, ये जो सरस है, सरस का विलोम क्या है? नीरस। सरस का विलोम क्या है? नीरस। और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि विराग का जो विलोम होता है अनुराग
विराग का विलोम क्या है? अनुराग है। और सरस का विलोम नीरस है। संयुक्त का विलोम वियुक्त है। और अर्वाचीन का विलोम क्या है? प्राचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल का विलोम। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है प्रतिदर्श, ऑप्शन सी है अनुकूल, ऑप्शन डी है अनुसार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। और समान का विलोम क्या होता है? असमान। ध्यान रखिएगा, समान का विलोम क्या है? असमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरोभूत। आविर्भूत का विलोम क्या है? तिरोभूत है। बात करें जो अनावृष्ट, अनावृष्ट का जो विलोम होता है अतिवृष्ट। क्या होता है? अतिवृष्ट। अनावृष्ट, अनावृष्ट का जो विलोम होता है अतिवृष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अनावृष्ट का विलोम क्या है? अतिवृष्ट। अब बात करें अनावृष्ट, तो अनावृष्ट में, तो अनावृष्ट का जो छंद विच्छेद होता है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वृष्ट का तात्पर्य क्या होता है। वृष्ट ध्यान रखिएगा बारिश, वृष्टि का तात्पर्य वर्षा का जल, पानी बरसना। वृष्टि का तात्पर्य क्या है? वर्षा का जल, वर्षा का जल हो गया, अथवा पानी बरसना किसका? वृष्टि का अर्थ है। तो अनावृष्ट, अनावृष्ट का जो संधि विच्छेद है अनधन, अनधन आवृष्ट, ये क्या है? अनधन आवृष्ट क्या है? अनावृष्ट है। अनधन आवृष्ट क्या है? अनावृष्ट है। आविर्भूत का जो सही विलोम क्या था? तिरोभूत था। आविर्भूत का जो सही विलोम क्या है? तिरोभूत है। और अनावृष्ट का विलोम अतिवृष्ट आपने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको एक वाक्य शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन ए है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। ऑप्शन बी है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑप्शन सी श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अब बात करें कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। ऑप्शन ए गलत क्यों है, बात करें तो यहाँ खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन, जो ये उत्पादन शब्द है, उत्पादन शब्द क्या है? गलत है। उत्पादन शब्द क्या है? गलत है, क्योंकि यह जो खेत जोतने के पारंपरिक साधन होगा, उत्पादन के स्थान पे क्या होगा? साधन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। बात करें जो इन निरपराधी क्या है? गलत लिखा गया है, क्योंकि निरपराधी न होकर क्या होता है? निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। ध्यान रखिएगा, इसलिए यह वाक्य क्या है? शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या है? रॉन्ग है। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ जो नृत्यांगना लिखा गया है, यहाँ नर्तक होगा। क्या होगा? यहाँ जो नृत्यांगन है, यहाँ क्या होगा? नर्तक होगा। क्या होगा? नर्तक होगा। ध्यान रखिएगा, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर के क्या है? नर्तक नहीं है। क्या है? नर्तक नहीं है। और ऑप्शन डी क्या था? राइट था। तो अगर एक बार देखें कि क्यों गलत था, क्योंकि जोतने जो पारंपरिक उत्पादन है यहाँ उपादान ना होकर क्या होगा? साधन होगा, क्योंकि जो साधन है, साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, क्योंकि ट्रैक्टर क्या है? एक साधन है। ऑप्शन बी इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ निरपराधी लिखा है, जबकि क्या होगा? निरपराध होगा। और ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ नृत्यांगन न होकर क्या होगा? नर्तक होगा। इसलिए यह ऑप्शन भी क्या है? गलत है। और शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ऑप्शन सी, वह दुखी स्त्री वैधव्य का जीवन बिता रही है। ऑप्शन डी, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है, वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ साप्ताहिक जो है अवकाश, साप्ताहिक और अवकाश जो है यह इसका अवकाश शब्द का जो प्रयोग हुआ है अनुचित प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ अवकाश के स्थान पर क्या रहेगा, बंद रहेगा। क्या रहेगा, बंद। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बाजार का साप्ताहिक बंद जो है सोमवार को रहता है। साप्ताहिक बंद सोमवार को रहता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन डी क्यों गलत है, क्योंकि मैं सपरिवार सानंदित नहीं आनंदित हूँ। मैं सपरिवार क्या हूँ, आनंदित हूँ। ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ इस आनंदित लिखा गया है, यहाँ आनंदित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। इसकी व्याख्या से देखें, जो ऑप्शन सी क्यों गलत है, तो व्याख्या में क्या है कि विकल्प सी में प्रयुक्त स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। तो इसलिए स्त्री का जो प्रयोग यहाँ हुआ है यह गलत हुआ है, क्योंकि वैधव्यता क्या है, वह स्त्री पे ही है। तो वही स्त्री जो इसका जीवन व्यतीत करेगी, विधवा का जीवन, तो स्त्री ही होगी जो विधवा का जीवन व्यतीत करेगी। इसलिए यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग क्या है, गलत है। अर्थात इसका शुद्ध वाक्य होगा, वह दुखी वैधव्यता का जीवन क्या है, जीवन बिता रही है। तो इसलिए स्त्री का प्रयोग यहाँ क्या है, गलत है। यहाँ अवकाश न होकर बंद का प्रयोग होगा कि बाजार का साप्ताहिक बंद सोमवार को रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको एक वाक्य शुद्ध बताना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक वाक्य शुद्ध होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे जो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन सी, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए है। अब बात करें ऑप्शन बी क्यों गलत है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ अच्छा सद्भाव, तो यहाँ जो अच्छा सद्भाव है यह गलत है, क्योंकि दोनों का तात्पर्य क्या है, सेम है। अर्थात सद्भाव भी क्या है, अच्छा का ही भाव उत्पन्न करता है। जो सद्भाव है यह भी अच्छा का भाव उत्पन्न करता है, इसलिए अच्छा शब्द का प्रयोग इस सेंटेंस अर्थात इस वाक्य में गलत है। बात करें ऑप्शन सी क्यों गलत है कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग, यहाँ भाग शब्द का प्रयोग क्या है, गलत है, क्योंकि अधिकांश का तात्पर्य ही होता है भाग। अधिकांश का तात्पर्य ही होता है भाग, इसलिए दोनों शब्द का प्रयोग उचित नहीं, अनुचित है। इसलिए मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि अधिकांश का तात्पर्य क्या होता है, भाग से होता है। ऑप्शन डी, भाग अथवा हिस्सा। ऑप्शन डी क्यों गलत है, तो ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि स्पष्टीकरण करना, यहाँ करना जो शब्द आया है यह गलत है, क्योंकि स्पष्टीकरण का तात्पर्य ही होता है करना। किसी चीज़ का आप स्पष्टीकरण करेंगे, इसका तात्पर्य ही होता है स्पष्टीकरण करना। तो करना शब्द लिखना उचित नहीं, अर्थात यहाँ अनुचित यह है करना शब्द, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आनुषंगिक क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनुषंगिक। आप जानते हैं कि आनुषंगिक क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा परीक्षा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप एक चीज़ रिपीट कर लीजिए कि यही परीक्षा शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, परख होता है। क्या होता है, परख।
परख, परख शब्द क्या है? तद्भव है। और किसका तद्भव है? तो ध्यान रखिएगा परीक्षा शब्द का तद्भव होता है। तो परीक्षा शब्द कैसा है? तत्सम है। तो इस क्वेश्चन से आपने जाना कि परीक्षा शब्द ऐसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा जाता है, और यही परीक्षा शब्द जो शुद्ध लिखा जाता है यह तत्सम शब्द है, और यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है? परख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुगृहीत शब्द ऐसे लिखा जाता है। अनुगृहीत का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जिस पर अनुग्रह क्या हो? किया गया हो, वही क्या है? अनुगृहीत है। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, आपको ध्यान रखना है। अनुगृहीत का जो तात्पर्य क्या होता है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो वही क्या है? अनुगृहीत है। आपने इस क्वेश्चन से जाना कि यही अनुगृहीत शुद्ध शब्द है, और इसका तात्पर्य क्या होता है? कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वही क्या है? अनुगृहीत है। वर्तनी की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरक क्या होता है? शुद्ध शब्द। ध्यान रखिएगा, नर्क ना होकर नरक नहीं होता, क्या होता है? नरक। तो नरक शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। किसका? नर्क का। नर्क का शुद्ध शब्द क्या होता है? नरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिप्पणी शब्द क्या है? टिप्पणी, यही टिप्पणी क्या है? शुद्ध शब्द है। और सब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, अर्थात इस चारों ऑप्शन में आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है तदोपरांत, ऑप्शन डी है कवित्री। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी क्या है? शुद्ध लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो अंताक्षरी शब्द है शुद्ध लिखा गया है। बात करें पूजनी, तो ये क्या है? गलत है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? पूजनी होगा। ध्यान रखिएगा, पूजनी होगा शुद्ध शब्द इसका। यह कवित्री लिखा, कवइत्री होता है। ध्यान रखिएगा, कवइत्री इसका शुद्ध शब्द होगा। किसका? कवित्री का। और नेक्स्ट शब्द क्या है? तो नेक्स्ट शब्द क्या है? तदोपरांत। यह क्या होगा? तदुपरांत। क्या होगा? तदुपरांत इसका शुद्ध शब्द होगा। तो आपने इस क्वेश्चन से जाना कि चार ऑप्शन में आपने देखा कि अंत्याक्षरी क्या था? शुद्ध शब्द था। पूजनीय क्या होता है? इसका शुद्ध शब्द होता है। कवइत्री क्या है? शुद्ध शब्द है। और तदुपरांत क्या होता है? शुद्ध। तदोपरांत क्या है? गलत है, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? तदुपरांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन अनेक शब्दों के एक शब्द में, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है खोज करने वाला। खोज करने वाला क्या है? तो खोज करने वाला अन्वेषक होता है। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। बात करें अन्वेषक की, तो अन्वेषक, तो इसके संधि विच्छेद की बात कर लें तो अनुधन एषक क्या है? अनुवेशक है। ध्यान रखिएगा, अनुधन एषक क्या है? अन्वेषक है। इसमें अगर बात करें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा यड़ संधि। कौन सी संधि? तो यड़ संधि है। अन्वेषक का तात्पर्य क्या होता है? खोज करने वाला अन्वेषक होता है। और अनुधन एषक क्या है? इसका संधि विच्छेद है। और कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। अब बात करें अन्वित, जो अन्वित है यह, इसकी संधि विच्छेद देख लें तो इसकी संधि विच्छेद जो होता है, इसका संधि विच्छेद अनुधन इति क्या है? अनुधन इत। इसमें भी क्या है? यड़ संधि है। इसमें भी क्या है? यड़ संधि है। ध्यान रखिएगा, अन्वित में जो संधि विच्छेद है यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या है? अनुधन इत क्या है? अन्वित ही है। ध्यान रखिएगा, अन्वित में यड़ संधि है, अनुधन इत अन्वित है। अन्वेषक में अनुधन एषक क्या है? अन्वेषक है। अनुधन एषक अन्वेषक है। तो अन्वेषक का तात्पर्य खोज करने वाला अन्वेषक होता है। अगर बात करें अनुपम, यहाँ अनुपम शब्द जिसकी उपमा ना हो,
तो जिसकी उपमा ना की जा सके वही क्या है, अनुपम है, अथवा ना हो वही अनुपम है। जिसकी उपमा आप नहीं कर सकते वही क्या है, अनुपम है। निवेशक क्या है, निवेश करने वाला। तो निवेश करने वाला क्या है, निवेशक है। ध्यान रखिएगा, निवेशक क्या है, निवेश करने वाला निवेशक है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि खोज करने वाला क्या है, अन्वेषक है। अन्वेषक में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या है, अनुधन एसक है। और बात करें ऑप्शन सी की, यह अन्वित क्या है, अनुधन इति, इसका संधि विच्छेद है, इसमें भी यड़ संधि है। अब बात करें अनुपम शब्द, यहीं आप रिपीट कर लीजिए इसी क्वेश्चन में कि अनुपम शब्द का क्या पर्यायवाची क्या होता है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, अनूठा होता है। अनूठा हो गया। आप सुने होंगे अद्वितीय, क्या, अद्वितीय। अद्वितीय आप जानते हैं, दूसरे के समान कोई ना हो वही अद्वितीय है। तो अद्वितीय हो गया, अनूठा हो गया। अपूर्व, आप सुनते होंगे अपूर्व। अपूर्व भी किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा अनुपम का पर्यायवाची। अनोखा आप सुनते होंगे, अनोखा भी किसका पर्यायवाची, तो अनुपम का पर्यायवाची। एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, अनुपम का पर्यायवाची। जो अनुपम का पर्यायवाची क्या क्या है, अनूठा है, अद्वितीय है, अनोखा है और अपूर्व है, अद्भुत है। ये सब किसके पर्यायवाची, तो अनुपम के पर्यायवाची। अनुपम क्या है, जिसकी उपमा आप ना कर सके वही क्या है, अनुपम है। निवेश क्या है, तो निवेश का तात्पर्य क्या है, निवेश करने वाला निवेशक होता है। सॉरी, ये निवेशक लिखा गया है। निवेशक क्या है, निवेश करने वाला निवेशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या क्या है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता क्या है, जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। वह कन्या, तो जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देख ले तो जो वागदान है, यह ऑप्शन बी, वागदान का तात्पर्य क्या है, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, अर्थात कन्या का जो विवाह है, कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसे ही वाकदान कहा जाता है। वाकदान क्या है, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वही क्या है, वाकदान है। बात करें वाकबद्ध, वाकबद्ध का तात्पर्य क्या है, मौन अथवा वचनबद्ध। वाग्बद्ध क्या है, वचनबद्ध को क्या कहते हैं, वाकबद्ध कहते हैं। वाग भी दग्ध, वाग दग्ध क्या है, वाक चतुर को ही क्या कहा जाता है, वाग भी दग्ध कहा जाता है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वही क्या है, वाकदत्ता है। वाकदान क्या है कि कन्या का विवाह कर देने की जो रस्म होती है, वचन देने में जो रस्म होती है वही वाकदान है। वाकबद्ध क्या है, वचनबद्ध वाकबद्ध होता है। वाग भी दग्ध क्या है, वाक चतुर क्या होता है, वाग भी दग्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा पीने का प्याला। जो मदिरा पीने का प्याला है उसका तात्पर्य अर्थात उसका आशय क्या है, चषक क्या होता है, चषक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मदिरा पीने का प्याला क्या है, चषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रैण। स्त्रैण ध्यान रखिएगा, जो स्त्री के वशीभूत हैं वही उनको क्या कहा जाता है, स्त्रैण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जोता बोया ना गया हो। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकृषित। आकृषित क्या है, जो जोता बोया ना गया हो वही क्या है, आकृषित है। बात करें ऊसर, तो ऊसर शब्द का तात्पर्य क्या होता है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ही ऊसर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊसर और आकृषित क्या है, जो जोता बोया, कोई खेत है जो यह जोता और बोया नहीं गया, अर्थात यह उपजाऊ तो है लेकिन इसको जोता और बोया नहीं गया है, अर्थात इस पर कृषि नहीं की गई है, वही क्या है, आकृषित है। जबकि ऊसर क्या है कि वह जमीन जो उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखती है वही क्या है, ऊसर है अथवा अनुपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ खाने वाला।
सब कुछ खाने वाला क्या है, तो सर्वाहारी होता है। लेकिन अगर इसके ऑप्शन की बात करें, सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सर्वाहारी होता है। क्या होता है, सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला क्या होता है, सर्वाहारी, न कि सर्वहारी। तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि सर्वहारी लिखा गया है, तो यह गलत है, क्योंकि सर्वाहारी होता है। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। और बात करें सर्वभक्षी, तो सर्व का भक्षण अर्थात सब कुछ भक्षण करने वाला, सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। सर्वग्राही क्या है, सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही है। आपने इस क्वेश्चन से क्या जाना, सब कुछ खाने वाला, ध्यान रखिएगा, सर्वाहारी। सर्वभक्षी अर्थात सर्व मतलब सभी, सब कुछ का भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। सर्वग्राही क्या है, सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर देने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समापवर्तन। आप जब पढ़े होंगे कि क्या वैदिक काल में, तो वैदिक काल से यह रिलेट है। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुलों के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, अर्थात उनको छुट्टी दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, समावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, समावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक अर्थात तद्भव तत्सम की शुरुआत, इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन। तो तद्भव, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव अर्थात हिंदी रूप, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, अर्थात इसमें तद्भव नहीं है। एक शब्द क्या है, तद्भव नहीं है, बाकी शब्द क्या है, तद्भव होंगे। आपको सबसे पहले तद्भव ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात एक शब्द क्या होगा, तद्भव नहीं होगा, अर्थात तद्भव नहीं होगा तो वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा, और सभी क्या होंगे, तीन ऑप्शन तद्भव होंगे। दुआर, दुआर आप जानते हैं, जो घर, जैसे कोई घर बनाया जाता है, घर बनाया उसके सामने का जो रहता है क्षेत्र, तो वही क्या कहलाता है, दुआर कहलाता है। दुआर, ध्यान रखिएगा, दुआर आप समाज में होंगे तो दुआर कहा जाता है, उस पर झाड़ू भी लगाया जाता है, दुआर का झाड़ू लगा लीजिए, तो वही दुआर है। तो दुआर का क्या है, जैसे मान लीजिए मेन घर है, मेन घर के ऐसे बाउंड्री है, बाउंड्री की मानिए ऐसे कोई घर है, तो ये मेन घर है, अर्थात अंदर इसके चारों तरफ यहाँ बाउंड्री लगी है, बाउंड्री पर गेट लगा है, तो बीच में जो स्थान बचता है यही क्या है, दुआर है। क्या है, दुआर है, ध्यान रखिएगा। तो दुआर शब्द क्या है, हिंदी रूप है। और बात करें गृहस्थी, गृहस्थी आप जानते हैं, तो एक घर गृहस्थी जो होती है वही गृहस्थी शब्द हिंदी अर्थात तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा, यह तद्भव है। बात करें पाँव, पाँव शब्द भी तद्भव है, अर्थात पैर को क्या कहा जाता है, पाँव कहा जाता है, पाँव। तो पाँव शब्द भी क्या है, तद्भव है। अब एक ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी बचा, यही सायं क्या है, तत्सम शब्द है, अर्थात यही तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, तद्भव है, जबकि इसका सायं क्या है, तत्सम है। यह तत्सम है तो सायं का तद्भव क्या होगा, साम होगा। क्या होगा, साम इसका तद्भव होगा। अगर इसकी व्याख्या से देखें तो ध्यान रखिएगा, दुआर का जो तत्सम शब्द होता है द्वार होता है, गृहस्थी का तत्सम शब्द गृहस्थी होता है, और पाँव का तत्सम शब्द पाद होता है। तो पाँव का तत्सम शब्द क्या होगा, पाद होगा, और गृहस्थी शब्द का तत्सम गृहस्थी होगा, और दुआर शब्द का तत्सम द्वार होता है। और आपने इस क्वेश्चन से सीखा कि सायं शब्द कैसा है, तत्सम है, और सायं का तद्भव क्या होता है, साम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल शब्द का तद्भव अर्थात हिंदी रूप आपको बताना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकेला क्या है, इस शब्द का तद्भव रूप है, तो अकेला ध्यान रखिएगा इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो कैवर्त का तद्भव रूप क्या होता है, केवट होता है। केवट, केवट शब्द कैसा है, तो तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कैवर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो इस शब्द का जो तद्भव रूप होता है गीध होता है। तो गीध इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या होता है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप होता है, अर्थात गृध्र कैसा है, तो तत्सम है, गृध्र कैसा है, तो तत्सम है, जबकि गीध क्या है, तद्भव रूप है, किसका, गृध्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुष्ठि का तद्भव शब्द है, अर्थात हिंदी आपको बताना है। तो सुष्ठि का तद्भव क्या होता है? सोठ होता है। तो सोठ शब्द क्या है? तद्भव है। तो सुष्ठि क्या है? तत्सम है। अब बात करें श्रेष्ठी, कल आप क्लास में डिस्कस भी किया गया था क्वेश्चन आंसर की माध्यम से। श्रेष्ठी शब्द क्या है? इसका जो तद्भव क्या होता है? सेठ होता है। सेठ आप सुने होंगे, सेठ। तो सेठ शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी होता है। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठी शब्द क्या है? तत्सम है। किसका? सेठ का तत्सम होता है। सुष्टि शब्द क्या है? सुष्टि शब्द तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? सोठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन क्या है? भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है। तो सरीखा, भरत सरीखा, तो यह क्या है? यह एक गुणवाचक विशेषण, अर्थात गुण बता रहा है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, तो गुणवाचक विशेषण है। तो सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट शब्द क्या है? सरीखा शब्द। सरीखा शब्द में विशेषण है। अभी आपने देखा क्या था? गुणवाचक विशेषण था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। बात करें कि यह क्वेश्चन आप देख लें, यही क्वेश्चन सबसे पहले आप देखिए कि 2014 में, तो 2014 में पूछा गया कि सरीखा शब्द जो है विशेषण है। तो सरीखा शब्द कैसा था? गुणवाचक विशेषण था। और 2016 में, 2014 में पहले पूछा गया, तो बाद में 2016 में कैसे पूछा गया? तो यह एक वाक्य में पूछा गया कि भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, और इसका आंसर क्या था? सेम था, गुणवाचक विशेषण ही इसका आंसर था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर जो पिछले ईयर्स पूछे जाते हैं उनको लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से रिलेट क्या होते हैं, कभी ना कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस P/Q लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना जरूरी है। अगर आप जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, तो आप उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अवश्य लगाएं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सफलता की क्या होती है? एक की होती है, अर्थात कुंजी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो P/Q होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रिलेट करने का तात्पर्य यही था। आप देख लें कि ये 2014 में, उसके बाद 2016 में पूछा गया, तो P/Q इसीलिए आपको बताया जा रहा है इसका 2014 और 2016 को रिलेट करके बताया गया कि क्वेश्चन का क्या महत्व